मैं पुअर माउंटेन विलेज का चीफ हूँ। मेरे जो गांव वाले हैं वो गंदा सा पानी पीते हैं, साथ ही जिस रोड पे वो चलते हैं वो भी पूरी गंदगी से भरी हुई है। हर जगह कीचड़ ही कीचड़ होता है। यहाँ तक कि इस गांव में रहने वाले चूहे वो भी इस गांव को छोड़कर चले गए हैं। इस गांव में कुछ भी नहीं है। लेकिन हाल ही में मैंने 3 बहुत ज्यादा ही क्रेजी चीजें की है जिससे ये जो गाँव है वो पूरा बदल गया है। पहला, मैंने 5 मिलियन युआन खर्च किए हैं एक नेशनल लेवल का वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, वो भी पूरे गांव वालों के लिए। यहाँ तक कि एक पर्सनल पाइपलाइन भी है, सबके घर पे नल जा रहा है जिससे वह एकदम साफ टैप वाटर पी पा रहे हैं। उस नल का जो पानी है वो बोतल के पानी से भी ज्यादा मीठा है। दूसरा, मैंने 50 मिलियन युआन यूज किए हैं एक क्वांटम एग्रीकल्चर पार्क को बिल्ड करने के लिए। वहाँ पे जो पेट्रोलिंग होती है वो ड्रोन के द्वारा किया जाता है, एकदम हाईटेक टेक्नोलॉजी। हम लोग वहाँ पे फल को उगाते हैं और एक लग्जरी गुड की तरह सेल करते हैं महंगे दामों पर। फिर मैंने 1 बिलियन से भी ज्यादा पैसा जो मेरे अकाउंट में था उसे खर्च कर दिया और एक बहुत बड़ा चेक को साइन किया। मैंने बनाया एग्रीकल्चर कैरियर पूरे गाँव वालों के लिए, जहाँ पे हजारों की संख्या में जो क्रूज है वो हमारे गांव में आएंगे और जितने भी सामान है उसे ले जाएंगे। ये एकदम बहुत बढ़िया बात है। हमारा जो गांव है वो पूरा विकसित हो चुका है। जितने भी गांव वाले हैं वो मुझे डैड कह के पुकारते हैं। उनकी आंखों में अब आंसू आ चुके हैं। लेकिन मेरा जो रूलर सिस्टम है वो मुझे कह रहा है और भी ज्यादा पैसे बर्बाद करने के लिए। जितने भी पैसे मैं इस गाँव वालों पे बर्बाद करूंगा उससे 100 गुना अमाउंट में पैसे मेरे अकाउंट में आ जाएंगे एक फेम स्कोर के तौर पे। लेकिन अचानक ही जो मेयर होता है हमारे गाँव का वो दरवाजे को तोड़ते हुए मेरे ऑफिस में एंटर करता है। वो कहता है, जाओमिंग, तुम एक गरीब विलेज चीफ हो, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मुझे बताओ। जो सरकार है वो तुम पे शक कर रही है कि तुमने फंड की हेरा फेरी की है और बहुत ज्यादा पैसा करप्शन से लिया है। हमारे साथ चलो। लेकिन मैंने थोड़ी भी देर नहीं की। मैंने अपना फोन निकाला, अपना गूगल पे खोला और उसे दिखा दिया। मेरा जो बैंक बैलेंस था उसे देखकर उसकी जो आंखें थी वो पूरी फट गई। मैंने स्माइल किया और कहा, मैं तो बस अपने ही पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, पानी को सप्लाई करने के लिए, रोड को बनाने के लिए, यहाँ तक कि कैरियर को बनाने के लिए भी। जितने भी चीज मैंने गांव वालों के लिए किए वो सब मेरे पैसों से हुआ है। क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है? मुझे बताओ। मेयर ने मेरे फोन की ओर देखा और वो पूरी तरीके से चौंक गया। उसने आज तक किसी के भी अकाउंट में 10 डिजिट का बैलेंस नहीं देखा था। मेरे बैलेंस को देखकर वो अपने आप ही घुटनों पे आ गया। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। इन सबसे पहले जो होप विलेज था वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुत्ते भी रहने का न सोचे, लेकिन वहाँ पे इंसान रहा करते थे। एक पहाड़ी इलाका जो कि पूरी तरीके से वीरान हो, जहाँ पे न खेती की जा सकती है और न ही पानी आया जा सकता है। पहाड़ पे पहले से पानी की कमी थी। इस कारण जो गांव वाले थे वो गंदे पानी को पीते थे। यहाँ तक कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन का भी असर पानी पे होता है। गंदा पानी जब पॉल्यूशन से मिल जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा ही बदबू आती है। मैंने एक बार उस पानी को पी लिया था और 3 दिन के अंदर अंदर मुझे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। बाद में मुझे पता चला मुझे स्टोमक इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन ये जो गाँव वाले हैं वो लगभग आधी जिंदगी यही पानी पीते रहे। उनका चेहरा पीला हो चुका है, उनके अंदर भी काफी बीमारी होगी, उनका दांत, हर एक चीज लगभग पीला हो चुका है। हमारे गाँव में बस एक ही इंडस्ट्री है, वो भी खंडर पड़ी हुई है। हर जगह से छल टपक रहा है और उसे तुम लोग एक वर्कशॉप भी कह सकते हो। हालांकि उस इंडस्ट्री से बनी हुई जो शराब है वो काफी अच्छी होती है। उसमें पूर्वजों का जो मेमोरीज है वो भी होता है। ये जो लिकर शॉप है वो लगभग 100 साल पुरानी है और इसे देखकर तुम बता सकते हो कि सही में ये काफी पुराना है। हालांकि यहाँ का जो बना हुआ लिकर होता है उसमें काफी रिचनेस है। अगर तुम इसे बेचना चाहो तो काफी महंगे में बेच सकते हो। लेकिन आज जो टाउन के मेयर है वैंग डेफू, उन्होंने अपने नीचे काम करने वाले बंदे को भेजा है जिसका नाम है मालियू। उसके हाथों में बहुत ज्यादा पेपर होता है। वो चाहता है कि वो जो लीकर का शॉप है वो उससे मिल जाए, बस 30,000 रुपए में। एमसी दरवाजे पे खड़ा होता है। वो कहता है 30,000। मैं वहीं पे खड़ा होकर उसकी बातों को सुन रहा था। जो मालियू है वो अपने लेग को क्रॉस करता है और चेयर पे काफी रिलैक्स तरीके से बैठा होता है। उसकी नजरें मेरे पर ही होती है। वो पेपर को ऐसे हिला रहा होता है जैसे कि उसके लिए वो कुछ हो ही ना, एक पीस ऑफ ड्रेस। वो कहता है, चीफ जाओ, मैं अब काफी परेशान हो चुका हूँ, जल्दी से आप मुझे सीधा जवाब दीजिए, क्या आप इस पेपर को साइन कीजिएगा या नहीं? मेयर वैंग का जो पेशेंस है वो काफी लिमिटेड है। आप पे तो वो काफी दया दिखा रहे हैं। मैंने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। इसलिए नहीं कि मैं उससे डर चुका हूँ, क्योंकि मेरे अंदर इंस्पिरेशन का बर्स्ट हो रहा था। इसी कारण मैं रुक गया। उसी समय जो सिस्टम है वो अपीयर होता है, रूलर सिस्टम एक्टिवेटेड। गाइज, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस को इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है, लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट नॉलेज से अर्न करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरे टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिवेज होंगे। एक परफेक्ट चांस अपने फोन को अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है।
और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपीज तक बोनस ले सकते हो। प्रोमो कोड है ओटाको 400 के साथ। कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। होस्ट को डिटेक्ट कर लिया गया है। चीफ ऑफ होप विलेज बाइंडिंग सक्सेसफुल हो चुकी है। चीफ कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसका जो कोर रूल है वो है आप जितने भी पैसे बर्बाद करेंगे इस गांव वालों पर, उसका 100 गुना आपके अकाउंट में चला जाएगा अपने आप फेम स्कोर के तौर पे। अभी के तौर पे आपका जो फेम स्कोर है वो है 100। जितने भी गाँव वाले हैं वो आपको एकदम यूजलेस समझते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपके पास हंड्रेड्स ऑफ मिलियन है। इससे आप काफी काम कर सकते हैं अगर आप चाहे तो। एम से अपने फोन की ओर देख रहा होता है। वो सोचता है ओह तो ये सब मुझे यूजलेस समझते हैं, लेकिन मैं इनके गांव का सरपंच हूँ। सिस्टम तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए, ये थोड़ा भी पोलाइट नहीं है, लेकिन जो नियम है वो मुझे समझ में आ चुका है। मुझे जितना हो सके उतना पैसे बर्बाद करने हैं और उससे मुझे फेम को खरीदना है। मैं उस फेम को यूज कर सकता हूँ पैसों के तौर पे। ये तो काफी बढ़िया बात है, लेकिन जो प्रॉब्लम की बात है वो है मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे। मैंने पॉकेट से कुछ सिक्के निकाले और वो सब मिला के पूरे 3 कॉइन्स होते हैं और इस सिक्के पे कमल का छाप है। मोदी जी। मेरे पैसों का देखकर जो सिस्टम था वो भी साइलेंट हो गया कुछ देर के लिए। दूसरी तरफ से जो मालियू है वो भी मुझे देख रहा था। मैं एकदम शांत था। उसे लग रहा था कि मैं डर चुका हूँ उसकी बातों को सुनकर। कितना बेवकूफ इंसान है। इस कारण वो बेसब्री से अपने पैर को हिलाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि अब उसके पास ज्यादा टाइम न बचा हो। फिर वह कहता है चीफ जाओ, आप बहुत ज्यादा समय को बर्बाद कर रहे हैं, जल्दी से आप अपना आंसर मुझे बता दीजिए। मैं अब इससे ज्यादा वेट नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको पेन देता हूँ और आपको जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देना चाहिए। मेरा जो समय है वो काफी वैल्यूएबल है। मैंने स्माइल किया, उसके पेपर को लिया और दोनों हाथों से उस पेपर को फाड़ दिया। मालियू चौंकते हुए मुझे देख रहा होता है, लेकिन मेरा जो चेहरा है वो एकदम काम था। मैंने कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिखाया। उसके बाद मैंने उस पेपर को 4 भागों में बांट दिया, फिर मोड़ा और डस्टबिन की ओर फेंक दिया। मालियू गुस्से से खड़ा होता है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम कर क्या रहे हो? तुम्हें पता भी है जाओ मिंग, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा दफाओ जाओ। मालियू मेरी बातों को सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो, विश्वास करो या न करो, मैं इस बात को मेयर वैंग को बताने वाला हूँ। तुम्हारी जो लाइफ है वो पूरी तरह से बर्बाद होने वाली है। तुम्हें जो राशन का खाना मिलता है वो भी खत्म हो जाएगा कल से। तुम बस कल का इंतजार करो। मालियू इतना ज्यादा गुस्सा हो गया था कि उसका जो चेहरा था वो काफी लाल हो गया। उसके गर्दन पे नीले नस दिखने लगी। मैंने उसे पूरा इग्नोर किया और अपने पॉकेट से मेरा पुराना स्मार्टफोन निकाला। मेरे स्मार्टफोन का जो स्क्रीन था वो टूट गया था और मैंने टेप से उसे चिपका रखा था। फिर मैंने एक नंबर को डायल किया। हेलो, क्या ये टाउन प्रोक्यूरमेंट ऑफिस है? दूसरी तरफ से जो आवाज आई वो काफी आलसी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अभी सो के उठा हो। चीफ जाओ, क्या हुआ? मालियू अपने हाथों को मोड़कर मुझे देख रहा था। उसके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था ऐसा लग रहा है जैसे कि वो अभी अभी बिग बॉस देखने वाला हो। वो देखना चाहता था कि मैं एक गांव का सरपंच क्या कर सकता हूँ। इसी कारण वो स्माइल करता है और मेरी ओर देखे जा रहा होता है। एमसी कहता है हमारे गांव को कुछ सप्लाईज को ऑर्डर करना है। मेरा जो वॉइस था वो एकदम काम था, ठंडे पानी की तरह। फिर मैं कहता हूँ पूरे गाँव को पाइपिंग चाहिए टैप वाटर के लिए, सब कुछ इंक्लूड कर दो, हाउस होल्ड कनेक्शन और जितने भी इंडस्ट्रियल ग्रेड वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम है वो मुझे चाहिए। समझ गए? ये सब 3 दिन के अंदर मेरे गाँव में आ जाना चाहिए। दूसरी तरफ की जो आवाज थी वो 5 सेकंड के लिए एकदम शांत हो गई। उसके बाद वो जो आदमी था वो जोर से हंसना स्टार्ट कर दिया। चीफ जाओ, क्या आप सही में अभी सो के उठे हैं? आपको कुछ समझ में आ भी रहा है या नहीं? आपको पता भी है इन सब चीजों में कितने रुपए खर्च होने वाले हैं? सिर्फ गांव में ही नहीं, अगर ये चीजें टाउन में भी रखा जाए तभी भी बहुत ज्यादा ही खर्च होने वाले हैं। मैं अगर रिपोर्ट ही बनाऊं तो कम से कम इसमें आधा साल लग जाएगा इस रिपोर्ट को अप्रूव करने में। दूसरी तरफ जो मालियू था वो भी हंसना स्टार्ट कर देता है जैसे कि वो मेरा मजाक उड़ाना चाहता हो। वो कहता है सपने देखो जाओ मिंग, तुम पक्का ही अपने दिमाग को खो बैठे हो। तुम इतने ज्यादा गरीब हो चुके हो कि तुम्हें थोड़ी भी समझ नहीं है। तुम इतने सारे पैसे को पे कैसे करने वाले हो उन आलुओं को बेचकर जो कि तुम्हारे गाँव वाले ही बेच नहीं पाते हैं। मैंने आवाज पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया और बातें जारी रखी। ठीक है, आप अपना प्राइस बताइए, आप कितना चार्ज करेंगे? जितना भी आप बोलिएगा मैं भी पे कर दूंगा। दूसरी तरफ जो आदमी होता है वो कहता है अगर सब कुछ को जोड़ ले, जैसे कि मटेरियल्स, लेबर, इक्विपमेंट, इन सब को जोड़ने के बाद लगभग 1 मिलियन होगा। उससे कम में तो काम होगा ही नहीं। तुम्हें समझ में आ गया? उसके आवाज में पूरा सरकाज़म झलक रहा था, जैसे कि वो देखना चाहता हो कि मैं उतने पैसों को भेज भी सकता हूँ या नहीं। लेकिन मैंने अपने आवाज को एकदम शांत रखा और कहा अपना अकाउंट नंबर भेजो। दूसरी तरफ का जो आदमी होता है वो कहता है क्या? एमसी कहता है मैंने कहा प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट कंपनी का अकाउंट नंबर मुझे भेजो अभी के अभी इसी फोन नंबर पे। वो जो आदमी था वो मुझे
पागल कहता है, लेकिन तभी भी वो अपना अकाउंट नंबर मुझे भेज देता है, जैसे कि वो देखना चाहता हो ये जो बातें है वो कहाँ पे खत्म होने वाली है। मालियो मेरे फोन पे आए हुए मैसेज को देख रहा होता है, मैं भी अपने फोन की ओर देखता हूँ। हालांकि जो मालियो था वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। वो कहता है नाटक करते रहो, क्या तुमने कभी भी 1 मिलियन रुपीज अपने सामने देखा भी है? मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा, अपने फोन के मोबाइल बैंकिंग ऐप को खोला और अगले ही सेकंड में जो आंखें थी वो एकदम चौड़ी हो गई। मेरे स्क्रीन पे एक ब्रांड न्यू बैलेंस अपीयर हुआ जो मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। मेरी जो दिल की धड़कन थी वो काफी तेज धड़कने लगी। अवेलेबल बैलेंस 10 मिलियन। ये जो 10 मिलियन है वो सिस्टम ने मुझे ट्रांसफर किए हैं, वो भी अभी के अभी, जिस समय मैंने लेटर ऑफ इंटेंट को फाड़ दिया था अपने हाथों से 4 भागों में। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उस चीज को देखते हुए स्टार्टअप फंड मुझे भेज दिया। मैंने एक लंबी सांस भरी और उसके बाद धीरे धीरे करके अकाउंट नंबर भरा, फिर अमाउंट भरा 1 मिलियन और उसके बाद कंफर्म करके पासवर्ड भर दिया। थोड़ी देर बाद ही जो ट्रांसफर था वो सक्सेसफुल हो गया। उसी समय जो दोनों आदमी थे, मालियो और वो बंदा प्रोक्योरमेंट ऑफिस का, उन दोनों की आंखें भी फट पड़ी। वो दोनों नोटिफिकेशन को देख रहे होते हैं जो कि उनके फोन पे आया होता है। फोन की दूसरी तरफ एकदम गहरा सन्नाटा हो गया। वो जो आदमी था वो कुछ भी नहीं कर पाया और मालियो के चेहरे पे जो स्माइल था वो भी जम गया। उसने मेरा फोन पकड़ा और मेरे ट्रांजेक्शन सक्सेस पेज को देखना स्टार्ट कर दिया। उसकी आंखें मेरे फोन से हट ही नहीं रही थी। पहले उसने मेरा नाम देखा, फिर अकाउंट देखा और उसके बाद डिजिट को गिनना स्टार्ट किया। जब वो सही में 1 मिलियन है, उसने 6 डिजिट को गिना, तभी भी उसकी आंखें अभी भी मेरे फोन पे थी। वो कहता है इम्पॉसिबल, ये हो नहीं सकता है, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, मुझे बताओ। मालियो की वॉइस कांप रही थी। मैंने अपना फोन जल्दी से उसके हाथों से छीन लिया। मैं खड़ा हुआ और मालियो के पास बढ़ा। अब अपने फालतू पेपर को पकड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ, दोबारा से मेरे ऑफिस में आने की हिम्मत मत करना। मैंने मालियो के कॉलर को पकड़ा और उसे घसीटते हुए अपने ऑफिस से बाहर ले आया। को बाहर लाता हूँ घसीटते हुए दरवाजे से काफी दूर। उसके बाद मैंने उसे धक्का दिया, फिर जोर से अपने ऑफिस के दरवाजे को बंद कर लिया। जैसे ही मैंने दरवाजे को बंद किया था वैसे ही सिस्टम का वॉइस दोबारा से मेरे कानों में आना स्टार्ट हो गया। होस्ट डिटेक्टेड। जो होप विलेज का लिवलीहुड प्रोजेक्ट है उसे डिटेक्ट कर लिया गया है। पूरे 1 लाख युआन खर्च हुए हैं। स्टार इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ चुका है और आपको 100x गुना रिवॉर्ड मिल रहा है। कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप पूरे 10 मिलियन युआन जीत चुके हैं। जितने भी पैसे हैं वो आपके पर्सनल अकाउंट में भेज दिए जाएंगे थोड़ी देर में ही। प्लीज आप अपना बैलेंस चेक कर लीजिएगा। मैंने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप दोबारा से खोला और अपने अकाउंट को रिफ्रेश किया। जैसे ही मैंने अपने पर्सनल अकाउंट को रिफ्रेश किया, मैं अपने अकाउंट के बैलेंस को देख पा रहा था। वो जो नंबर था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया और अचानक से ही वो पहुंच चुका है 109 मिलियन पे। वो कुर्सी को घुमाते हुए सोच रहा था 109 मिलियन। मैं अपने अकाउंट को घूरे जा रहा था। पूरी दुनिया अचानक से मुझे अनरियल लगने लगी। ऐसा लग रहा था मैं इस दुनिया में हूँ ही नहीं। 100 मिलियन, क्या अब मैं रईस हो चुका हूँ? पहले मुझे लगता था मैं गरीब ही मरने वाला हूँ। कल तक मैं काफी गुस्सा था कि ये जो गांव वाले हैं वो साफ पानी तक नहीं पी सकते हैं, लेकिन अब मैं रईस हो चुका हूँ, या कहूँ तो मैं बिलियनर बन चुका हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा लग रहा था मैंने बस एक सिक्का फेंका और सिक्के से एक बहुत बड़ा मैंसन खड़ा हो गया। ये सब कुछ मैं प्रोसेस कर ही रहा था तभी मेरा जो फोन था वो बजना स्टार्ट हो गया। ये फोन टाउन प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट से आया था। मैंने जल्दी से उस फोन को उठाया। दूसरी तरफ की जो आवाज थी वो पूरी बदल चुकी है, एकदम प्रोफेशनलिज्म। विलेज चीफ जाओ, हमें अभी अभी आपका पैसा मिला है 1 मिलियन। हे भगवान, आप सही में काफी रईस है। इतने साल से आपने अपने पैसे को छुपा के रखा, एकदम छुपे रुस्तम की तरह। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने अभी अभी कंस्ट्रक्शन टीम से कांटेक्ट कर लिया है। हम लोग गारंटी देते हैं कि आपका जो काम है वो 3 दिन में हो जाएगा। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मुझे ऐसे रोकते देखकर वो जो बंदा था वो थोड़ा सा घबरा गया। एमसी कहता है कैंसिल कर दो। दूसरी तरफ जो बंदा होता है वो कहता है चीफ जाओ कैंसिल। आप पक्का ही मजाक कर रहे हैं ना? हाँ, आप मजाक कर रहे होंगे क्योंकि जो पैसे है वो आ चुके हैं। एमसी कहता है तुम सबका जो नजरिया है वो काफी नीचे है और तुम सब कुछ ज्यादा ही छोटा सोचते हो। मैं कुर्सी पे पीछे और चला गया और आराम से रेस्ट करते हुए कहा 1 मिलियन युआन का प्रोजेक्ट ये होप विलेज के फ्यूचर के लिए थोड़ा भी अच्छा नहीं है। हमारा जो होप विलेज है वो इससे अच्छा डिजर्व करता है। हम लोग वाटर की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, समझ गए? मेरे दिमाग में एक नया प्लान घूम रहा है और मैं उसी प्लान को फॉलो करूंगा। अगर हम लोग उसी प्लान को फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ से जो बंदा होता है वो कहता है तो आपका मतलब? लेकिन मैंने उसे कोई भी जवाब नहीं दिया। मैंने जल्दी से उसके फोन को काटा और दूसरे नंबर को डायल करना स्टार्ट कर दिया। ये जो नंबर था वो मुझे अभी अभी मिला था। ये नंबर वाटर कंपनी प्रोजेक्ट मैनेजर का था। कॉल कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ से जो आवाज थी वो काफी साफ थी, कैपेबल थी और उसने कहा हेलो, आप कौन है? एमसी कहता है मैं होप विलेज से हूँ। चलिए मैं सीधा पॉइंट की बात पे आता हूँ। क्या जो आपकी कंपनी है उसे अभी अभी 1 मिलियन युआन का प्रोजेक्ट मिला है? उसकी बातों को सुनकर जो दूसरी तरफ बंदा होता है वो कहता है ओ चीफ जाओ, ये आप है? हाँ, हमें अभी अभी पैसा मिला है और हम लोग एक नई टीम को भेजने वाले हैं आपके विलेज की ओर।
जो मैनेजर था वो काफी ज्यादा खुश लग रहा था। तभी एमसी ने कहा वो जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो चुका है। मेरी आवाज को सुनकर वो बंदा थोड़ी देर के लिए रुक गया और कहा कैंसिल? चीफ जाओ, आप ये क्या कह रहे हैं? और वहाँ चल क्या रहा है? क्या आपने पहले ही पेमेंट नहीं कर दिया था? एमसी कहता है मैं इसे अपग्रेड करना चाहता हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि मैं पूरे प्लान को कैंसिल कर रहा हूँ और हमारे गाँव को वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम नहीं चाहिए। मैंने उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं दिया और कहा जो विलेज है उसका पूरा का पूरा ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम को बदलना है। एक नेशनल लेवल प्यूरिफिकेशन स्टैंडर्ड चाहिए मुझे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं, समझ गए? और साथ ही एक इंटेलिजेंट वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम को इंस्टॉल करो जिससे हमारे गांव में जितना भी पानी वेस्ट होता है उसे हम लोग रिसाइकल कर सके और दोबारा से रीयूज कर सके। इसका बजट है 5 मिलियन और इसका डेडलाइन है 24 घंटे। वो बंदा चौंक गया, थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा फोन पे और कहा 5 मिलियन, वो भी एक छोटे से गाँव के लिए? इतना कहने के बाद वो 10 सेकंड तक रुका रहा जैसे कि दिमाग में कुछ सोच रहा हो। आखिर में जो मैनेजर था वो बोल ही दिया। उसकी टोन थोड़ी सी बदल गई थी। वो कहता है क्या तुम मुझसे झगड़ा करना चाहते हो? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? चीफ जाओ, 5 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है और 24 घंटे, अगर हम लोग पैसे की बात भी ना करें तब भी ये बहुत ज्यादा ही कम समय है। मुझे पूरा का पूरा प्रोविंस का जो रिसोर्स है और जितने भी लोग मेरे अंडर काम करते हैं उन सभी को आपके गांव में भेजना होगा। मेरा जितना भी दूसरा प्रोजेक्ट है वो सब बंद हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं इस काम को 24 घंटे में नहीं कर सकता हूँ। ये काफी कम समय है। एमसी कहता है मैं तुम्हें अभी के अभी 2 मिलियन युआन डिपॉजिट करता हूँ। मेरी वॉइस काफी काम थी। अगर तुम ये काम कर सकते हो तो तुम्हें यह जॉब मिलेगा, नहीं तो मैं किसी और को दे दूंगा। जल्दी से मुझे अपना अकाउंट नंबर दो। जो मैनेजर था वो काफी घबरा गया था, उसका एटीट्यूड खत्म हो गया था। उसने अपने इंस्टिंक्ट से अपना अकाउंट नंबर मुझे दे दिया। मैंने अपना मोबाइल बैंकिंग ऐप खोला और अपने बैलेंस की ओर देख रहा था, पूरे 100 मिलियन से ज्यादा। मुझे तो बहुत ज्यादा ही खुशी हो रही है। मैं लगभग हंसने ही वाला था, लेकिन मैंने उसका अकाउंट नंबर डायल किया और सीधा ही पैसे भेज दिए उस पे। 2 मिलियन चले गए, ट्रांसफर सक्सेसफुल। उसी समय जो दूसरी तरफ का जो बंदा था वो खुशी के मारे पागल हो गया। वो जोरों से चिल्लाया फोन पे। वो कहता है हाँ ये आ गए, 2 मिलियन एक बार में ही डिपॉजिट हो गए, इतनी जल्दी। उसकी वॉइस कांप रही थी। जितना भी शार्पनेस था, जितना भी प्रोफेशनलिज्म था, जितना भी कैपेबिलिटी थी, वो सब गायब हो गई। उसकी आवाज में बस खुशी भरी हुई थी, ऐसी खुशी जैसे कि वो चौंक गया हो, उसे विश्वास ही ना हो कि 2 मिलियन उसके अकाउंट में ऐसे आ जाएंगे। उसके बाद वो कहता है मिस्टर जाओ, अब आपको बाकी की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ एकदम अच्छे से ठीक कर दूंगा। 24 घंटे उसके बारे में भूल जाइए। मैं ये काम आपको 12 घंटे के अंदर करके दूंगा। साथ ही मैं पर्सनल गारंटी देता हूँ कि अभी के अभी मैं अपने टीम को भेज रहा हूँ। मेरे जितने भी कंस्ट्रक्शन के क्रू है पूरे प्रोविंस में, वो सब आपके गाँव में जाएंगे और इस काम को करेंगे। लगभग 3 फीट से ज्यादा बड़ा गड्ढा खोदेंगे ग्राउंड में, जिससे जो पानी हो वो साफ निकले और हर एक घर की ओर पाइप लगेगा। उसकी बातों को सुनकर मैंने फोन को काट दिया। अब ये जो मेरी दुनिया थी वो दोबारा से शांत हो गई। रही सुना सही में काफी अच्छा लगता है और कम से कम 1 घंटे के अंदर पूरे गाँव में ये जो खबर थी वो फैल गई। लोग बातें करने लगे मेरे बारे में। हे क्या तुमने सुना? चीफ जाओ लगभग 5 मिलियन पैसे बर्बाद कर रहे हैं वाटर पाइप लगाने के लिए, वो भी हम लोगों के लिए। दूसरा बंदा बोलता है 5 मिलियन, क्या तुम दिमाग से पैदल हो? ये काफी बड़ा अमाउंट होता है। कल किसी ने नहीं कहा था कि वो 1 मिलियन युआन बर्बाद कर रहे हैं? हाँ मैंने अपने कानों से सुना था। जो जूही है उसका कजन वो बोल रहा था, टाउन में यही बात चल रही थी कि 1 मिलियन का कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मिला है हमारे गाँव की तरफ से। फिर चीफ जाओ ने कहा कि 1 मिलियन काफी सस्ता है, हमारे गाँव को एकदम बेस्ट क्वालिटी की चीजें मिलनी चाहिए। जितने भी गाँव वाले थे वो एक पेड़ के नीचे इकट्ठा हो गए। वहाँ पे काफी बड़ी भीड़ लग गई और वो जो बातें थी वो फैलना स्टार्ट हो गई। वो सब लगातार बातें करना स्टार्ट कर दिए। उनका जो चेहरा था वो एकदम सफेद पड़ा था, लेकिन उनकी आंखों में अब खुशी दिख रही थी। उसी समय कुछ ब्लैक सीडान धूल उड़ाते हुए हमारे गांव में एंटर करती है। सभी लोग की नजर उसी पे जाती है। अचानक से उस गाड़ी में ब्रेक लगता है और वो विलेज कमेटी ऑफिस के सामने रुकती है। उसमें से एक मोटा इंसान बाहर निकलता है। वो था टाउन का मेयर वैंग डाफू। उसके साथ कुछ और बंदे भी थे जिनका एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता है वो लोगों को लाया हुआ है मुझसे झगड़ा करने के लिए। वो मेरे हाथों से प्रोजेक्ट को निकालना चाहता है या मुझे गिरफ्तार करना चाहता है। वो जोर से एक लात मारता है मेरे दरवाजे पे, जिससे वो जो दरवाजा है वो खुल जाता है ऑफिस का। वो गुस्से में मेरे ऑफिस में एंटर करता है। वो कहता है जाओमिंग। वैंग डाफू की आवाज काफी गुस्से में लग रही थी। वो कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। मैं बस अपने फोन को देख रहा था कि मुझे खरीदना क्या चाहिए आगे और मैं अपने पैसे कहाँ पे बर्बाद कर सकता हूँ। मैंने अपने सर को उठाया भी नहीं जहाँ से आवाज आ रही थी। मैं अभी भी अपने फोन की ओर देख रहा हूँ। तभी जो वैंग डाफू होता है वो मेरी ओर उंगली करता है और जितने भी कमेटी के मेंबर होते हैं उनसे कहता है ये बंदा करप्शन कर रहा है। जाओमिंग ये तुम्हारे लिए बढ़िया है क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत बड़ा करप्शन कर रहे हो। तुम पब्लिक फंड से छेड़खानी कर रहे हो, है ना? नहीं तो तुम्हारे पास इतने पैसे आएंगे कहाँ से? ये एक क्राइम है। तभी एक बंदा जिसने गॉगल्स पहना होता है वो अपने गॉगल्स को ऊपर करता है और ठंडी आवाज में कहता है कॉमरेड जाओमिंग, हमें एक टिप मिला है। सरकार को शक है कि आप बहुत बड़े अमाउंट के फंड को छेड़छानी कर रहे हैं। वो एक पब्लिक मनी है और आप उसे ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं। आपने बहुत ज्यादा ही फालतू के प्रोजेक्ट दे दिए हैं एक छोटे से गाँव के लिए। प्लीज हमारे साथ चलिए, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। आपके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से है और आपने किस फंड से छेड़खानी की है? मैं अपने फोन के साथ वहीं पे बैठा रहा। फिर मैंने अपने फोन को टेबल पे
रखा और उन सभी लोगों को देखा। उन सभी की नजरों को देख के ऐसा लग रहा था कि वो सब जो भी कर रहे हैं वो एकदम सच है। उनके खेल को देख के मुझे हंसी आना स्टार्ट हो गई। मैंने कहा, क्या मैं पब्लिक फंड के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ? तो क्या आप मुझे बताइएगा मैंने किस पब्लिक फंड के साथ छेड़खानी की है और किस पब्लिक फंड में इतने सारे पैसे होंगे? वो फंड जिसमें मुझे एड के पैसे मिलते हैं, या तुम उस पैसे की बात कर रहे हो जो कि टाउन हमें देता है, या 30,000 रुपए की बात कर रहे हो तुम? वो सब तो काफी कम है। या तुम बात कर रहे हो उन पैसों की जिससे तुम मेरी फैक्ट्री को खरीदना चाहते थे? वैंग डफू का जो चेहरा था वो एकदम पीला हो गया गुस्से के मारे। वो कहता है, बहाने बनाना बंद करो। तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से जो तुमने 5 मिलियन युआन प्रोजेक्ट में लगाया था? ये सोचना ही मत कि हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। तुम बस एक बच्चे हो और मेरा जो संपर्क है वो हर एक जगह पे है। तुम कुछ भी करोगे मुझे पता चल जाएगा। अगर ये पब्लिक फंड नहीं है तो मुझे बताओ ये पैसे आए कहाँ से है? एमसी कहता है, किसने कहा कि ये एक पब्लिक फंड है? मैंने अपने पैसे यहाँ पे वेस्ट किए हैं। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर ये पब्लिक फंड नहीं है तो ये क्या टाउन का पैसा है? एमसी कहता है, क्या तुम्हारे पास 5 मिलियन है? अगर अभी के अभी तुम्हारे पास 5 मिलियन होंगे तो मैं तुम्हें डैड कहूंगा। वैंग डाफू अपने हाथ को जोर से टेबल पे मारता है। मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। मैंने शांति से अपने फोन को अनलॉक किया, फिर ग्रीन बैंकिंग ऐप को खोला। जैसे ही मैंने अपने ऐप को खोला वैसे ही मैंने अपने फोन को वैंग डाफू की ओर मुड़ा दिया, जिससे वो मेरे अकाउंट के बैलेंस को देख सके। उसके सामने बहुत ज्यादा ही डिजिट दिख रहा था और उसका चेहरा एकदम सफेद हो गया था। हम देखते हैं वैंग डाफू एमसी के बैलेंस को देखकर काफी चौंक जाता है। वो कहता है, अवेलेबल बैलेंस 107 मिलियन युआन। उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसने अपने जीवन में इतना ज्यादा पैसा कभी भी नहीं देखा होता है। उसकी आवाज पूरे के पूरे ऑफिस में गूंजने लगती है और उसके चेहरे पे जो मसल था वो हिलना स्टार्ट हो जाता है। वो उसे कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। उसकी आंखें फट जाती है जैसे कि वो अब निकलने ही वाली हो। वो नंबर्स को बार बार घूरे जा रहा होता है और उंगलियों से उन्हें काउंट कर रहा होता है। जितने भी दूसरे टाउनशिप कमेटी के ऑफिसर्स होते हैं वो सभी वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं भीड़ लगा के, और एक एक करके मेरे नंबर्स को गिनना स्टार्ट करते हैं। जब वो जीरोस को गिनते हैं तो उन्हें पता चलता है मेरे अकाउंट में 107 मिलियन है और उन सब की सांसें वहीं पे थम जाती है। वो सब घूरते हुए मुझे ही देख रहे होते हैं। 107 मिलियन एक सरपंच के पास जो कि इतना छोटा सा गांव चलाता है, उसके पास इतने पैसे हैं और ये पैसे तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में है। क्या ये दुनिया पागल हो गई है? ये हम लोग पागल हो गए हैं? ऐसा होना ही नहीं चाहिए। वैंग डाफू कहता है, नहीं ये सच नहीं है, तुमने कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। वैंग डाफू का जो आवाज होता है वो बदलना स्टार्ट हो जाता है। तुमने पक्का ही एआई का यूज किया होगा, नहीं तो यह किसी तरह की एडिटिंग होगी। ये सही हो ही नहीं सकता है, ये फेक है, ये फेक है। मैंने उसे अपना फोन ले लिया और उसके बाद उन सबके नजरों के सामने ही मैंने रिफ्रेश बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही स्क्रीन रिफ्रेश हुआ नंबर दोबारा से दिखना स्टार्ट हुआ। उन्होंने मेरे फोन का बैलेंस देखा। उसी समय मैंने अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी दिखा दिया। उस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में 2 मिलियन जो अभी मैंने भेजे थे वो भी था एकदम टॉप पे। पूरा का पूरा जो ऑफिस था वो वहाँ से गायब होना स्टार्ट हो गया। वहाँ पे बचा तो वैंग डाफू का भारी सांस लेना। वो जोरों से सांस ले रहा था। उसकी आवाज पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। मैं चेयर पे और पीछे हट गया और अपने हाथों को मोड़कर उसकी ओर देखना स्टार्ट किया। टाउनशिप चीफ जिसने अपने दिमाग को पूरी तरीके से अब खोद दिया है। एमसी कहता है, मैंने अपने पैसे बर्बाद किए, वो भी अपने गाँव वालों के लिए, जिसे मैं बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकूं अपने गाँव में। फिर मैं रुका और पूछा, क्या तुम्हें इससे प्रॉब्लम है? मुझे बताओ। वैंग डाफू का जो चेहरा था वो हरा होना स्टार्ट हो गया। वो काफी खराब हालत में दिख रहा था, जैसे कि मैं एक नींबू से रस को निचोड़ लूं। टाउनशिप कमेटी के जो ऑफिशियल थे जो कि मेरे पे कुछ ज्यादा ही एग्रेसिव थे वो सब भी शांत हो गए और वैंग डाफू और मुझसे थोड़ी दूरी बना के रखने लगे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन पे कोई भी दूसरा केस ना हो जाए। उसमें से एक ऑफिशियल अपने चश्मे को ऊपर करता है और कहता है, इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुका है। ऐसा लगता है हमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उसकी बातों को सुनकर जो वैंग डाफू का आवाज होता है वो कांपना स्टार्ट हो जाता है। वो कहता है, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि 100 मिलियन के बराबर हो इसके अकाउंट में। वो दहाड़ना चाहता था लेकिन उसे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वो महसूस कर सकता था जितने भी ऑफिशियल्स है वो उसे ही देख रहे हैं। अब उनकी नजरों में शक नहीं है। वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं, जैसे कि वो सब कचरे को देख रहे हैं। वो उस कचरे को बाहर निकालना चाहते थे लेकिन वो सब अपने गुस्से को शांत रखते हैं और धीरे धीरे वो सब ऑफिस से बाहर निकलते हैं। वैंग डाफू ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हार चुका हो। सूरज की तेज रोशनी उसकी आंखों पे पड़ रही थी जिससे वो अपने आंखों को खोल नहीं पा रहा था। उसका जो कदम होता है वो खराब रोड पे पड़ता है और उसका जो मोटा शरीर था वो उस रोड पे चलने के लायक नहीं था। इसी कारण वो धूल में गिर जाता है। उसे गिरने के कारण वहाँ पे काफी ज्यादा धूल उड़ता है और हम देखते हैं जो टाउनशिप कमेटी का कॉन्वॉय था उन सब का गाड़ी स्टार्ट हो जाता है। वो सब बिना वैंग डाफू को लिए हुए वहाँ से निकल पड़ते हैं। उन्होंने वैंग डाफू के बारे में जरा भी नहीं सोचा। सबने वैंग डाफू को अकेला छोड़ दिया एक खंडर गांव में जहाँ पे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर न हो। मैंने भी खिड़की से अपनी नजर वहाँ से हटा ली। मेरे अंदर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, ना ही खुशी जो कि बदले से आती है और ना ही दुख उसके लिए। मैं बस यही सोच रहा था, वैंग डाफू के गिरने के कारण मेरे ऑफिस में दोबारा से गंदगी आ गई है, मुझे उसे साफ करना पड़ेगा। लेकिन मैं कितना आलसी इंसान हूँ यार, लगता नहीं है मुझसे साफ सफाई होने वाली है। ऑफिस कुछ मिनटों के लिए
लिए शांत भी नहीं हुआ था, तभी जो ग्राउंड था वो हिलना स्टार्ट हो गया, जैसे कि जमीन के अंदर से एक बहुत बड़ा जाइंट घूम रहा हो। पूरा के पूरे जो गांव वाले थे वो बाहर निकलना स्टार्ट हो गए, जो भी अपने घर में थे। उन सब का चेहरा बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। उन सब में से किसी को भी नहीं पता था यहाँ पे चल क्या रहा है। वो सब एक एक करके बाहर निकले अपने टूटे हुए घर से। एक औरत कहती है, यहाँ चल क्या रहा है, क्या ये अर्थक्वेक है? कोई फुसफुसाना स्टार्ट किया। तभी उन सभी को दिख गया ये जो आवाज है वो कहाँ से आ रही है। ये जो शेकिंग है वो आ रही है विलेज एंट्रेंस से। वहां से एक गाड़ी नहीं आ रही थी, लगभग गाड़ियों की रैली आ रही थी। तुम उसके एंड को देख नहीं सकते हो, जैसे कि एक ड्रैगन हमारे गांव में एंटर कर रहा हो छोटे छोटे रोड से। और उस गाड़ी के पीछे लगभग 10 ब्रांड न्यू जेसीबी था, पीला कलर में पेंट किया हुआ, जिससे सूरज की रोशनी उसे और भी ज्यादा चमका रही हो। और जेसीबी के पीछे रोलर था, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ा ब्लू कलर का पाइप लगा होता है। यह पाइप शायद वाटर पाइपलाइन के लिए होगा। और कॉन्वॉय के एंड में हम लोग देखते हैं 100 गाड़ी जो कि इंजीनियर से भरी हुई हो, जो कि वर्कर्स हो और काम करना चाहते हो। और जस्ट पीछे ही हम लोग एक ब्लैक एसयूवी को देखते हैं, जो कि पूरे गांव के एस्थेटिक को बिगाड़ रहा हो। वो गांव के लिए बना ही ना हो, सभी गांव वालों की नजर उसी पे जाती है। हम लोग देखते हैं जितने भी हैवी मशीन है वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं, और लगभग 100 से ज्यादा टेक्नीशियन जो कि ब्लू कपड़े पहने होते हैं वो भी वहाँ पे पहुंच गए होते हैं। ये सब देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे प्लम्बिंग का काम होने वाला है। ऐसा लग रहा था कि एक गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर बनने वाला है, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कंट्री लेवल पे हो, या ऐसा जैसे कि अमेरिका कहीं पे कब्जा करके मिलिट्री बेस बना रहा हो। जितने भी गांव वाले थे वो एकदम चौंक गए। वो सब दुआ से फुसफुसाना स्टार्ट कर दिए। यहाँ तक कि जो बच्चे थे वो भी चौंक गए। उन्होंने आज तक ऐसा नजारा कभी देखा ही नहीं था। उन सब का जो मुंह था वो खुला का खुला रह गया, और वो सब एक टक से उन गाड़ियों की ओर देख रहे थे। ऐसा नजारा जो उनके पूरे जीवन में नहीं दिखा हो। वो सब बात करना स्टार्ट कर दिए। इतना ताकतवर इंडस्ट्रियल फोर्स, इतना कहते हैं जितने भी गांव वाले थे वो एकदम शांत हो गए। फिर हम लोग ब्लैक एसयूवी को देखते हैं, जो कि ड्रिफ्ट मारते हुए मेरे ऑफिस के जस्ट सामने रुकता है। वो इतने अच्छे तरीके से पार करता है कि ऑफिस का दरवाजा जस्ट उसके सामने खुलता है। फिर एक आदमी जिसने सूट पहना होता है वो उस गाड़ी से बाहर निकलता है घबराता हुआ। ये वही बंदा था जिससे मैंने फोन पे बात किया था पहले, लिू जियानजुन, प्रोजेक्ट मैनेजर वाटर कंपनी का। उसके हाथों में एक बहुत बड़ा मेगा फोन होता है। वो उस मेगा फोन को टाइटली पकड़ता है। उसका चेहरा लाल हो गया था, क्योंकि इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसने कभी देखा भी नहीं था, वो भी इतना जल्दी पैसा ट्रांसफर करना। उसने मेरी ओर देखा भी नहीं। उसने अपने कदम को बढ़ाए और एसयूवी पे चढ़ना स्टार्ट कर दिया, जिससे वो ऊपर आ सके। फिर उसने अपने मेगा फोन को उठाया और जोर से चिल्लाया। उसके चिल्लाने के कारण जितने भी गांव वाले थे वो चौंक गए। जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो कहता है, होप विलेज के वासियों, बड़े दोस्तों, परिवार। उसकी वॉइस और भी ज्यादा तेज हो गई थी, लगभग 100 गुना ज्यादा, और पूरे के पूरे माउंटेन विलेज में गूंज रही थी। वो आगे कहता है, मैं लिू जियानजुन प्रोविंशियल वाटर सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से कहना चाहता हूँ कि मैं आप सबसे माफी मांगूंगा। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। माफी वर्ड सुन के जितने भी गांव वाले थे वो चौंक गए और एक दूसरे की ओर देखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि उन्हें पता ही ना हो। उनका माइंड इन सब चीजों को प्रोसेस भी नहीं कर पा रहा था। तभी वो आगे कहता है, मेरा जो पिछला प्लान था वो था 1 मिलियन का, वो पूरी तरीके से गलत था और मैंने ज्यादा दूर का सोचा भी नहीं था। मेरा माइंड एकदम छोटा था। जो होप विलेज का फ्यूचर है वो काफी ज्यादा बढ़िया है, इस कारण 1 मिलियन का प्रोजेक्ट कुछ भी नहीं है। लिू जियानजुन ने जोर से सांस ली और चिल्लाते हुए दुआ से कहा, ये तुम्हारे विलेज हेड थे जो कि काफी विजनरी थे और काफी तेज थे, जहाओ मिंग। विलेज हेड जहाओ ने पर्सनली मुझे कॉल किया और मुझे समझाया। उन्होंने पहले मेरी आलोचना की कि मैं कितना छोटा सोचता हूँ, और कहा कि जो हमारा विलेज है होप विलेज वो एकदम बेस्ट डिजर्व करता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हमारे गांव में कुछ भी लगेगा वो एकदम बेस्ट होगा। फिर वो अपने एक हाथ को उठाता है और किसी और इशारा करते हुए कहता है कि जितने भी स्टील टोरेंट तुम देख रहे हो मेरे पीछे वो सब प्रोजेक्ट है और इसे अपग्रेड कर दिया गया है 5 मिलियन के प्रोजेक्ट पे। इसका जो बजट है अब 1 मिलियन नहीं रहा। उस नंबर को सुनकर जितने भी गांव वाले थे वो चौंक गए। भीड़ में दोबारा से बातें चलनी स्टार्ट हो गई। 5 मिलियन, इतना बड़ा नंबर उन्होंने कभी भी इमेजिन भी नहीं किया होगा। तभी जो मैनेजर होता है वो कहता है, हम लोग यहाँ पे बस पाइपलाइन बिछाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पे एक फुल सेट नेशनल ग्रिड का वाटर प्यूरिफिकेशन बनाने आए हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये काफी बड़ा प्रोजेक्ट भी है। साथ ही हम लोग यहाँ पे एक इंटेलिजेंट वाटर सर्कुलेशन ट्रीटमेंट सिस्टम बनाएंगे, जिससे आप लोग जो भी पानी यूज करेंगे उसे आप रिसाइकल कर सके और दोबारा से यूज कर सके। ये काफी बढ़िया प्लान है। फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो थोड़ी देर के लिए रुका, जिससे जितना भी भीड़ है उन सब का अटेंशन प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर चला जाए। वो कहता है, जो कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो है 24 घंटे का, लेकिन मैं आप सबको गारंटी देता हूँ ये 24 घंटे से पहले पहले ये सब काम खत्म हो जाएगा। इस बात को सुनकर जो पूरा का पूरा गाँव था वो शांत पड़ गया। जो गाँव वाले थे उन सब का पूरा दिमाग इन्फॉर्मेशन से भर चुका था। इतना ज्यादा इन्फॉर्मेशन वो सब अब लोड भी नहीं कर सकते थे, इतना ज्यादा हो चुका था। अचानक से एक बूढ़ा आदमी अपने छड़ी को ऊपर फेंकता है जोश से, और उसके रिएक्शन को देखकर जितने भी
गांव वाले होते हैं वो भी काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। वो सब आगे बढ़ना स्टार्ट कर जाते हैं उस एसयूवी की तरफ। वो सब काफी खुश भी दिख रहे होते हैं, उनके अंदर खुशी की एक अलग ही लहर दिख रही होती है। सभी लोग कहना स्टार्ट करते हैं 5 मिलियन। क्या तुमने सुना, आखिरकार हम लोगों को साफ पानी मिलने वाला है। उसकी कीमत कितनी है? 5 मिलियन। इतना नंबर मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्या किसी के पास इतने पैसे हो भी सकते हैं? आखिरकार हम लोग साफ पानी पियेंगे, ये काफी बढ़िया बात है। लोग एक दूसरे को गले लगाना स्टार्ट कर दिए। वो सब कूद रहे थे, गले लगा रहे थे और उनके आंखों से खुशी के आंसू आ रहे थे। वो औरत जिनका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, उन्हें साफ पानी पीने को नहीं मिला था, आज उनके आंखों से खुशी के आंसू आ रहे हैं। उनकी जो स्माइल है वो काफी बड़ी है, उनके चेहरे का 50% हिस्सा उनकी स्माइल ले जा रही है। साथ ही जो मर्द हमेशा ही शांत रहते थे वो भी बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड हो चुके हैं। उनका चेहरा ब्लश कर रहा है। वो अपने पड़ोसी के कंधे पे हाथ रख के खुश हो रहे हैं। उन्हें आखिरकार आशा की किरण दिख गई है। तभी एक जो छोटा बच्चा होता है वो एक पत्थर पे चढ़ता है, काफी एक्साइटेड, और एक्साइटेड में पूरे जोश से कहता है विलेज चीफ जहाओ। जितना भी गांव वाले होते हैं वो भी उसे पैशनेटली फॉलो करते हैं और कहता है विलेज चीफ जहाओ, आप बहुत ज्यादा ही ऑसम है। तभी कोई आदमी उसके चैंटिंग को बदल देता है। जितने भी गांव वाले होते हैं वो कुछ और कहना स्टार्ट करते हैं, कुछ ऐसा जो कि काफी ज्यादा क्लोज हो। वो सब कहते हैं जहाओ डैड, जहाओ डैड। पूरी भीड़ यही कहना स्टार्ट कर देती है। वो सब इतने जोरों से कह रहे होते हैं कि बगल वाले का कान तक फट जाए। वो जो गूंज है वो पूरे के पूरे उस खंडर माउंटेन में गूंजना स्टार्ट हो जाती है। उस मूवमेंट पे मैं बस एक विलेज चीफ नहीं रहा, मैं उन सब का रखवाला बन चुका हूँ, एक रिबॉर्न पेरेंट जो कि इस पूरे खंडर वाली जगह को रक्षा करता है और इसे डेवलप करता है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं इन सब का पेरेंट बन चुका हूँ। मैं दरवाजे के साइड पे आराम से खड़ा हो गया और इस नजारे को अपने आंखों से देख रहा था। एक ऐसा सेलिब्रेशन सीन जो कि दूर से देखने में लग रहा था एक बहुत बड़ा कल्ट का हिस्सा हो, लेकिन इन सब के आंखों में काफी खुशी भरी हुई थी। लेकिन ये कितनी अब्सर्ड बात है। मैं डैड, तुम लोग का जो जनरेशन है वो काफी मिक्सअप है। कोई मेरे से बड़े है, कोई मेरे से छोटे है और कोई तो मेरे ही एज का है, तभी भी तुम लोग मुझे डैड कह रहे हो। उस समय जो डैड की चैंटिंग थी वो एकदम पीक पे चली गई। तभी एक आवाज आती है कोल्ड मैकेनिकल वॉइस की, होप डिटेक्टेड। जो गांव वाले का मोराल है वो काफी बढ़ चुका है और उनकी जो लॉयल्टी है वो भी बदल चुकी है आपकी ओर। वो सब आप पे बहुत ज्यादा ही विश्वास करते हैं। आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो 2 मिलियन युआन का था, उसे अब 100 गुना बढ़ाकर आपके अकाउंट में दे दिया जा रहा है। आप थोड़ी देर में अपना अकाउंट चेक कर सकते हैं। 200 मिलियन युआन आपके अकाउंट में चले गए हैं। पोस्ट कांग्रेट्स। अभी जो आपका करंट अकाउंट बैलेंस है वो है 307 मिलियन। मैं अपने फोन पे आए हुए नंबर को देखता हूँ, मैं काफी ज्यादा शांत हो गया था। मुझे थोड़ा भी एक्साइटमेंट महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था ये सब कुछ नॉर्मल है मेरे लिए। खुश होने की जगह मेरे अंदर एक खालीपन आ गया था, एक अजीब सा खालीपन। मनी बस एक नंबर है या कहूँ तो एक टूल है। रियल मजा तो उस टूल को यूज करने का है। मैं उस टूल को एकदम अच्छे से यूज करूंगा जैसा किसी ने कभी भी यूज भी न किया हो। मैंने अपने फोन को दूर रखा और लिू जियानजुन के पास जाने लगा। वो अभी भी अपने कार के टॉप पे खड़ा था। वो घबराते हुए कार से नीचे आया। उनकी जो टांगे थी वो घबरा रही थी या कहूँ तो कांप रही थी। वो काफी ऑकवर्ड तरीके से उस गाड़ी से नीचे आए थे। वो अपने चेहरे पर जो स्माइल था उसे छिपा नहीं पा रहे थे और उन्होंने भी मुझे ग्रेट किया, जाओ चिप जाओ, नहीं विलेज चिप जाओ। आपके ऑर्डर्स क्या है? आप जो भी कहिएगा वो मैं करूंगा। क्या ये सब कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं? मैं इन सबको अभी के अभी शांत कर देता हूँ। मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया, थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया, फिर अपने गर्दन को दूसरी ओर किया। मैं उसे सिग्नल दे रहा था कि हमारे गांव का जो इकलौता मेन रोड है उसकी हालत काफी खराब है, तुम्हें उसे कंस्ट्रक्ट करना होगा। वो रोड पूरी तरीके से धूल से भरा हुआ था और एक ऐसा लेयर बन गया था जिसमें सिर्फ गड्ढा ही था। रोड तो वहाँ पे दिख ही नहीं रही थी। सालों से बारिश नहीं से खा रखा था। बारिश में ये कीचड़ से भरा होता था और जब सूरज आ जाता था तो तेज रोशनी में ये धूल से भर जाता था। कोई भी गाड़ी अगर इस पे चलता था तो पूरा ही धूल उड़ता था चारों ओर। मैंने अपनी नजर दोबारा से लिू जियानजुन के चेहरे पे रखी और कहा ये जो रोड है वो काफी खराब है। तुम्हारी जो कंपनी है वो रोड को भी रिपेयर करती है ना? जो प्रोजेक्ट मैनेजर था वो एकदम 90 डिग्री तक अपने चेहरे को झुकाता है और कहता है ये सर आप सही कह रहे हैं। उसके चेहरे पे स्माइल और भी ज्यादा बढ़ गई थी। वो कहता है पहुंच जाओ, आप चाहते हैं कि मैं रोड को फिक्स कर दूं, है ना? इसमें कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। रोड तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है, हम लोग आराम से इस रोड को फिक्स कर सकते हैं। आप कहे तो हम लोग अर्थ से लेकर मून तक का रास्ता बना दे। आपको बस कहना है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हमारी कंपनी आपके लिए एक फाउंडेशन बनाएगी जिससे ये जो रोड होगा वो काफी बढ़िया बनेगा और 100 सालों तक इस रोड पे कुछ भी नहीं होगा। आपको पैसों के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है जब आप मेरे साथ काम कर रहे हैं। हमारा जो कंपनी है वो सब आपको सर्व करके बहुत ज्यादा ही प्राउड है। ये काफी गर्व की बात है कि हम लोग आप जैसे इंसान को सर्व कर रहे हैं। मैंने सोचा ये जो बंदे का सेंस ऑफ ड्यूटी है वो कुछ ज्यादा नहीं है, इसका सेंस ऑफ ड्यूटी मेरे रिसेप्शनिस्ट से भी ज्यादा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सही में। जैसे ही मैं उसे कुछ कहने वाला था वैसे ही एक जोरदार ब्रेक लगने की आवाज आती है विलेज एंट्रेंस पे दोबारा से। हम देखते
देखते हैं बहुत सारी गाड़ियां विलेज एंट्रेंस पे रुकती है। वो सब काली गाड़ियां होती है और ऐसा लगता है उन गाड़ियों को मैंने कहीं ना कहीं देखा है। तभी उन गाड़ियों का जो दरवाजा होता है वो खुलता है और एक मोटा इंसान बाहर निकलता है। वैंग डाफू वो वापस आ चुका है, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ बंदे हैं जिन्होंने सेम यूनिफॉर्म पहना होता है। हालांकि उनके चेस्ट पे लगे हुए मेडल पे अलग अलग नाम लिखा होता है। किसी के चेस्ट पे लिखा होता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, दूसरे पे अर्बन प्लानिंग। वो सब उनके बैजेस होते हैं। तभी जो वैंग डाफू होता है वो मेरे से काफी दूर खड़ा होता है। वो चिल्लाते हुए मेरे ओर इशारा करता है। वो कहता है जाओमिंग तुम इस बार बचोगे नहीं। वैंग डाफू ने मेरे से एक लेसन सीख लिया था। वो अब मुझसे दूरी बनाए रखा था। वो सीधा मुझ पे अटैक नहीं करने आया था, उसने थोड़ा दिमाग लगाया। वो कहता है तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुके हो। किसने तुम्हें राइट दिया कि तुम इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, वो भी इस गांव में? तुम्हें कुछ भी नियम के बारे में पता है ना? तुम्हें कुछ नियम के बारे में पता है और ना ही रेगुलेशन के बारे में, है ना? यहाँ तक कि तुम्हें ये भी पता है कि यहाँ पे इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन लगा हुआ है। तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। एक बंदा जो कि गोल्डन चश्मा पहना होता है वो आगे बढ़ता है। वो अपने गले को साफ करता है एक स्पीच देने के लिए। फिर वो कहता है हम लोग एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसे आपके शहर में भेजा गया है। कॉमरेड जाओमिंग, आपका जो डिसऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन वर्क है उससे एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हो रहा है। जितने भी लोकल इन्वायरमेंट है वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। साथ ही यहाँ पे एक मेजर सेफ्टी रिस्क है, आपने उस पर भी ध्यान नहीं दिया है। हमें इस प्रोजेक्ट को अभी के अभी रोकना होगा। साथ में हम लोग आपको आपके पोजीशन से हटा सकते हैं और आप इस गांव के विलेज चीफ नहीं रहिएगा। मैंने उसकी ओर देखा तक नहीं, वो सब बस भीड़ थे जो कि वीडियो गेम में आते हैं मुझे परेशान करने के लिए। हालांकि इससे मेरा ही फायदा होने वाला है, मुझे कुछ एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन तभी भी ये सब काफी परेशान करते हैं मुझे इन सब के प्रोसीजर को फॉलो करना ही पड़ेगा। मैं सीधा विलेज कमेटी ऑफिस में गया और जो मेगाफोन था उसे पकड़ के अपने गले को साफ किया। और उसके बाद मैंने कुछ प्रैक्टिस टिप दिए। थोड़ी देर बाद ही मैंने बोलना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया वैसे ही पूरे जो गांव वाले हैं उन सभी का अटेंशन ऑफिस तक आ गया। मैं कहता हूँ जितने भी हो विलेज के वासी है, जितने भी मेरे साथी है, दोस्त है या मुझसे बड़े हैं, सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। आप सभी को विलेज ऑफिस के सामने इकट्ठा होना है। हम लोग अभी के अभी एक मीटिंग कर रहे हैं। यह एक इमरजेंसी विलेज मीटिंग है। जितने भी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है वो सब विलेज कमेटी ऑफिस के सामने तुरंत आ जाइए। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मेरी जो आवाज थी वो वैंग डाफू तक भी पहुंची और वो मेरी आवाज को सुनकर थोड़ा सा डर गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं करने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी आवाज को गांव वालों ने सुना वो दौड़ते हुए विलेज ऑफिस की ओर आ गए। दूर से देखने पे नजारा ऐसे लग रहा था जैसे कि वहाँ पे कोई रैली चल रही है। जितने भी लोग थे हर एक कोने से वो सब दौड़ना स्टार्ट कर दिए थे मेरे पास आने के लिए। और थोड़ी देर में ही मैं देख पाता हूँ ऑफिस के सामने बहुत बड़ी भीड़ लग जाती है। जितने भी लोग थे वो सब वहाँ पे इकट्ठा हो चुके थे। उन सभी की आंखों में निराशा होता है या कहूँ तो खालीपन, जैसा कि अभी अभी उन्होंने उम्मीद को खो दिया है। लेकिन तभी भी उन सभी की आंखों में मेरे लिए भरोसा होता है। जो वैंग डाफू और इन्वेस्टिगेटर होता है वो सब थोड़ा सा पीछे हट जाता है इस नजारे को देखकर। उसे पता नहीं था कि मेरे पास इतना ज्यादा भरोसा होगा। इतनी ताकत को देखकर वो थोड़ा डर गया है। वैंग डाफू गुस्से में कहता है जाओमिंग, क्या तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं वो इन्वेस्टिगेशन टीम से आए हुए हैं। तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। क्यों ना ये गाँव वाले हमें मारने की कोशिश करे, लेकिन तभी भी ये कानून के खिलाफ होगा। इस बात को याद रखना। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला है। वैंग डाफू मुझ पे गुस्सा आ रहा था, हालांकि अंदर ही अंदर वो थोड़ा सा नर्वस था। उसे भी डर लग रहा था इन गांव वालों से। उसके बाद मैंने अपना मेगाफोन एक यंग विलेजर को दे दिया जो कि मेरे बगल में ही था और मैं एक स्टेज पे जाके खड़ा हो गया। वो जो स्टेज था वो पत्थर से बना हुआ था और ज्यादा ऊंचा तक नहीं था, लेकिन मैं वहाँ पे आ गया जिससे जितने भी गांव वाले हैं वो मेरी ओर अच्छे से देख सके और मेरे आवाजों को सुन सके। मैंने उन सभी लोगों की ओर देखा, वो सब काफी सिंपल दिख रहे थे और पैशनेट दिख रहे थे। फिर मैं कहता हूँ आज मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। जितने भी गाँव वाले थे वो एकदम साइलेंट हो गए। फिर मैं कहता हूँ आज से मैं जाओमिंग जो कि इस गाँव का सरपंच है पूरे के पूरे प्रॉपर्टी को एक्वायर करूंगा। जितने भी रुपए में आप लोग मुझे इस प्रॉपर्टी को दोगे मैं उसे खरीद लूंगा और ये जो होप विलेज है वो मेरा रहेगा। उसमें वो जो फैक्ट्री है वो भी इंक्लूड होता है। मैं इस पूरे के पूरे होप विलेज का एक एक इंच खरीदूंगा। जिसके पास भी प्रॉपर्टी का पेपर है वो मेरे पास आओ, मैं उन सभी प्रॉपर्टी को लूंगा। हर एक चीज जो भी गाँव में है वो मुझे बिलोंग करेगा। मेरी बातों को सुनकर जितने भी गाँव वाले थे वो एक सेकंड के लिए जम गए। तभी थोड़ी देर में ही वहाँ पे जोरों से आवाज आनी स्टार्ट हो गई। कोई कहता है चीफ जाओ को अपना विलेज बेच देना। ये तो वही बात हुई ना कि हम लोग खुद से ही अपना जमीन को खरीद रहे हैं। हाँ ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है हम लोग तैयार हैं। फिर मैं कहता हूँ उस बेसिस पे मैं उसमें कैपिटल लगाना स्टार्ट करूंगा जिसे मैं बनाऊंगा होप ग्रुप। उस ग्रुप में जितने भी मेंबर होंगे वो सब ऑटोमेटिकली एम्प्लॉय हो जाएंगे और उन सब को मिनिमम पैसा मिलेगा, नहीं मिनिमम से 2 गुना पैसा मिलेगा जितना गवर्नमेंट कहती है। साथ ही जितने भी बेनिफिट्स है, इंश्योरेंस है, वो सब भी इंजॉय करोगे। मेरी बातों को सुनकर जितने भी गाँव वाले थे वो सब खुशी से नाचना स्टार्ट कर दिए। उन सब का खुशी
का ठिकाना नहीं रहा। वैंग डेफो का जो चेहरा था वो हरा पड़ गया। उसे आखिरकार समझ में आ गया मैं करने क्या वाला हूँ। उससे उसका जो फाउंडेशन था वही बिगड़ जाएगा और वो जो मेयर बना हुआ है वो भी अपने पोस्ट से हट जाएगा, या कहूँ तो उसके पास जो पावर है वो रहेगी ही नहीं, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी है वो मेरा हो जाएगा और ये एकदम पावरलेस बन जाएगा। इसके अंडर कोई भी ताकत नहीं रहेगा। काफी तुम अच्छा प्लान बना रहे हो जो हामिंग। तभी जिस बंदे ने गोल्डन कलर का चश्मा पहना होता है वो अपने चश्मे को ठीक करता है और उसके चेहरे पे जो स्माइल होती है ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो मेरा मजाक उड़ाना चाहता हो। वो कहता है तुम इन सभी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने वाले हो, तुम्हें पता भी है ये कितनी बड़ी डील है। इसमें तुम्हें सिटी और प्रोविंशियल अथॉरिटीज का अप्रूवल चाहिए होगा। बिना अप्रूवल के ये काम नहीं हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है जमीन खरीदना एकदम मामूली बात होता है, जैसे कि तुम सब्जी खरीद रहे हो या फल खरीद रहे हो? नहीं, ये कोई मछली मार्केट नहीं है, समझ गए? उसकी बातों को सुनकर जो वैंग डेफो था उसे भी थोड़ा सा हौसला आ गया, जैसे कि डुबके को तिनके का सहारा। वो भी जोश से भर गया। वो कहता है हाँ तुम सपने देख रहे हो, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला है। तुम्हारे पास परमिशन होगा ही नहीं। इस दुनिया में कॉन्टेक्ट्स बहुत ज्यादा ही जरूरी होते हैं और मैं अपने कॉन्टेक्ट का यूज करूंगा। तुम्हें कभी भी परमिशन नहीं मिलने वाला है। इस गांव का जितना भी एसेट है वो कम से कम 1 बिलियन के बराबर तो होगा। भूल जाओ परमिशन के बारे में, तुम्हारे पास उतने पैसे भी है। जब उसने 1 बिलियन कहा तब मैं देख सकता था उसके चेहरे पे थोड़ा सा घबराहट था। उसे लग रहा था कहीं मेरे पास 1 बिलियन हो सकते हैं। वो थोड़ा सा इनसिक्योर हो गया। फिर उसने मुझे देखा, मैं काफी जवान दिख रहा था और उसने सोचा इस बच्चे के पास इतने पैसे तो हो ही नहीं सकते हैं। ये भले ही कॉन्फिडेंस दिखा रहा हो लेकिन ये जो कॉन्फिडेंस है वो एक तरह का ब्लफ है। इतनी छोटी उम्र में किसी बच्चे के पास 1 बिलियन युआन हो ही नहीं सकता है। थोड़े पैसे होने के बावजूद भी इतना ज्यादा नंबर, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तभी जो गोल्डन कलर का चश्मा पहना होता है वो बंदा बोलता है आप कुछ ज्यादा ही कम बोल रहे हैं मेयर, आपको इतना भी कम प्राइस नहीं बोलना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, जितना भी लैंड है, उन सबको अगर जोड़ दिया जाए हिस्टोरिकल कल्चर के साथ, एनवायरमेंटल असेसमेंट के साथ, तो लगभग से लगभग 2 बिलियन युआन लगेंगे। लेकिन इस बात को डिस्कस भी नहीं करना चाहिए। तभी पूरे गांव में आवाजें होने लगी। ऐसा लग रहा था उन सबको जैसे कि उन्होंने मुझे कॉर्नर में ढकेल दिया है और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है। जितने भी गांव वाले थे वो सब फुसफुसाते हुए बात करना स्टार्ट कर दिए। 2 बिलियन, ये जो नंबर है वो हमारे इमेजिनेशन से भी बहुत बड़ा है। मैं उसे देख के हंसना स्टार्ट कर दिया। मुझे लगा ये बहुत ज्यादा ही फनी है। ये कौन सा साल चल रहा है मेयर, और आप अभी भी मेरे ऊपर इतने छोटे छोटे ट्रिक्स का यूज कर रहे हो। प्राइस बढ़ाने से मैं डर नहीं जाऊंगा, मुझे प्राइस का कभी भी फिक्र है ही नहीं। वैंग डेफो के लालची और मूर्ख वाले चेहरे को देखकर मुझे सही में हंसी आ रही थी। मैं कल रात के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया जो कि 2 दिन पहले हुआ था। उस समय मैं मालियों को धक्के मार के बाहर निकाल रहा था। जैसे ही वो बंदा वहाँ से बाहर गया वैसे ही मुझे 100 मिलियन मिल गया था उस मालियों को बाहर निकालने के कारण। फिर मैं अपने ऑफिस में आराम से बैठ गया शांति से, और मैं अपने फोन को ही देख रहा था, जीरोस को गिन रहा था कि मेरे पास कितने पैसे हैं। उस समय सही में मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी, लेकिन मैं उस समय सोच रहा था कि मैं इन पैसों को रियल पावर में कैसे कन्वर्ट करूं। मैं बहुत ज्यादा ही क्लियर था क्योंकि वैंग डेफो बहुत बड़ा बुली है और वो बहुत आदमी को इकट्ठा कर सकता है मुझे परेशान करने के लिए। जैसे कि मैंने आज बेइज्जत हो रहा था, मुझे वैसे कभी भी नहीं होना है। पक्का है कि आज मालियो चला गया है लेकिन कल वैंग डेफो आएगा और उसके बेइज्जत का बदला लेगा। मुझे पहले से कुछ ना कुछ करना होगा उससे पहले कि वो कोई हमला करे मुझ पे। मैं अटैक का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मुझे पहले ही अटैक करना होगा। मेरे पास ज्यादा कनेक्शंस नहीं है। दूसरी तरफ जो वैंग डेफो है उसके पास बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, लेकिन मेरे पास तो कनेक्शन से बड़ी चीज है पैसे। मैंने अपने फोन के ब्राउजर को खोला और उस पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया कुछ कीवर्ड्स, जैसे कि मोस्ट एक्सपेंसिव, टफेस्ट इन द कंट्री, लॉ कंपनी जो कि गारंटी करते हैं कि हम लोग हर एक केस जीतेंगे। तभी जो रिजल्ट आया उस पे एक सर्च आया था। वो एक वेबसाइट थी जो कि लॉ की कंपनी के बारे में थी, टियांग हैंग लॉ फर्म। उसका जो टाइटल था वो काफी बोल्ड था। हम लोग जस्टिस पे विश्वास नहीं करते हैं, हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो क्लाइंट है वो जीतेगा। इस चीज को देखकर मैं जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम बढ़ गया। हाँ, मुझे यही चाहिए था, मुझे हर एक केस जीतना है। मैंने सीधा ही उस नंबर पे कॉल कर दिया जो कि उस वेबसाइट पे था। वो नंबर 24/7 अवेलेबल था। तो ये जो कॉल था वो उठ गया। दूसरी तरफ की जो आवाज थी वो काफी पोलाइट थी और एक मेल की वॉइस थी। हेलो, मैं टियांग लॉ फर्म से बात कर रहा हूँ, आप कौन और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ सर? मैंने कहा मुझे बेस्ट टीम चाहिए, मुझे पूरे के पूरे गाँव को एक्वायर करना है, साथ ही कुछ फालतू के पेपर्स है उसे भी हटाना है, समझ गए? मैं सीधा ही अपने पॉइंट पे आ गया था। दूसरी तरफ 2 सेकंड की शांति हुई। वो बंदा थोड़ा शांत रहा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मुझे जज कर रहा हो, ये कंफर्म कर रहा हो कि यह एक प्रैंक है या नहीं। तभी वो बंदा बोलता है सर हम लोग फोन पे ये बातें नहीं करते हैं, हमारी जो सर्विस है वो हम लोग फेस टू फेस बात करके करते हैं। मैंने कहा अपनी बकवास को बंद करो, सीधा मुझे अपना अकाउंट नंबर बताओ और तुम्हें कितना प्राइस चाहिए। मुझे तुम्हारी टीम चाहिए, मेरे लिए वही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारी टीम जल्दी से जल्दी मेरे शहर में आ जानी चाहिए, समझ गए? साथ ही मुझे ये भी पता करना है कि वैंग डेफो ने कौन कौन से
से गलत काम किए हैं और जो सिटी प्लानिंग और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है वो भी मुझे परेशान करने के लिए आ सकती है। सभी बिजनेस को मुझे हटाना है और ये जो गाँव है वो मेरा हो जाए। इन सभी मामले को इन्वेस्टिगेट करो। दूसरी तरफ की जो आवाज थी वो थोड़ी सी अलग हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। वो कहता है, सर इस तरह का जो कस्टमाइज सर्विस है उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और पैसों की बात रही तो इसमें कम से कम 10 मिलियन लगेंगे। इतना बोलने के बाद वो शांत हो गया, जैसे कि वो सोच रहा हो कि इतने पैसे सुनकर मैं डर गया होऊंगा। लेकिन मैंने कहा जल्दी से अपना अकाउंट दो। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या? मैंने कहा तुम्हारे लॉ कंपनी का अकाउंट नंबर मुझे चाहिए। मैं अभी के अभी तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर रहा हूँ। 10 मिलियन है ना? ठीक है, मैं इसे ट्रांसफर करता हूँ। दूसरी तरफ एकदम शांति हो गई, लेकिन वो जो शांति थी वो ज्यादा देर तक नहीं चली। जैसे ही मैं जो पैसा था वो ट्रांसफर हो गया वैसे ही मुझे एक टेक्स्ट मैसेज रिसीव हुआ, वो भी कॉर्पोरेट अकाउंट नंबर से। मैंने थोड़ा भी हेजिटेट नहीं किया, मैं सीधा ही ट्रांसफर कर दिया 10 मिलियन युआन। और जैसे ही पैसे ट्रांसफर हुए वैसे ही जो दूसरी तरफ का बंदा था उसकी आवाज ही बदल गई। अब वो जो फोन था वो एक लड़की के पास आ गया था और जितना भी खड़ूसपन था या नाटक था वो सब गायब हो गया आवाज से। उस लड़की ने कहा, उस लड़की के आवाज में एकदम प्रोफेशनलिज्म और रिस्पेक्ट झलक रहा था, बस वही बाकी रह गया था। वो कहती है, मिस्टर जाओ, जो फंड है वो हमें रिसीव हो चुके हैं और मैं आपकी एक्सक्लूसिव लीगल एडवाइजर हूँ, लिन वॉन। मेरी जो टीम है वो आपके शहर में लगभग 3 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी और हम लोग भी वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और जहाँ तक रही लोगों की बात जिसके बारे में आपने मेंशन किया था, हम लोग उन्हें इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर दिए हैं। हम लोग गारंटी करते हैं कि कल दोपहर तक हमें सब कुछ पता चल जाएगा। जितना भी डॉक्यूमेंट होगा वो मैं पर्सनली आपके ऑफिस में रख दूंगी। हम लोग हर एक एविडेंस को ढूंढना स्टार्ट करेंगे। जितने भी इलीगल काम और करप्ट एक्टिविटीज उन लोगों ने किया होगा हम लोग उन सभी की देखभाल करेंगे। जन्म से लेकर अब तक उन्होंने जितना भी काम किया होगा गलत, उन सभी का एविडेंस मेरे पास होगा और मैं आपको डिलीवर कर दूंगी जो भी आपका लोकेशन है। उसके बाद मैं सीधा ही रियलिटी में आ गया। मैं सीधा वैंग डाफो की ओर देखा जो कि अब भी मुझ पे भड़क रहा था। मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। मैंने सीधा अपना उंगली ऊपर उठाया और भीड़ की ओर देखना स्टार्ट कर दिया। तभी एक जो बूढ़ी औरत थी वो मेरे लिए एक स्टूल लाई थी जिसपे मैं बैठ सकूं। तभी भीड़ को चिढ़ते हुए एक जोरदार आवाज आई, अपने बकवास को बंद करो। जो भीड़ थी वो ऑटोमेटिकली साइड हट गई। एक रास्ता बनाते हुए एक गाड़ी हमारे गाँव में एंटर करती है। उस गाड़ी में 5 लोग होते हैं जो कि काफी अच्छे तरीके से ड्रेस थे। मैन वोमेन उन सभी का जो बाल था वो काफी अच्छे तरीके से ग्रूम था और उनके चलने का तरीका वो एकदम एलिगेंट था। साथ ही उन सभी के हाथों में सेम सा ब्रीफकेस था, जैसे कि उन ब्रीफकेस में काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो। उनका जो स्टेप था वो काफी अच्छा था और उनकी आंखें काफी साफ थी। उन्होंने एक नजर पूरे गांव में डाली जो भी इस गांव में चल रहा था। और वो जो औरत जिसने सिल्वर कलर का ग्लासेस पहना होता है वो कही, मिस्टर जाओ, हम लोगों ने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया है जो भी आपने हमसे रिक्वेस्ट किया था। वो थोड़ा सा झुकी और मुझे ग्रीट की। उसके बाद उसने अपना चेहरा वैंग डाफो की ओर कर लिया और उस बंदे के सामने जो कि गोल्डन चश्मा पहना होता है वो कहती है, मैं चीफ पार्टनर हूँ टियांगेन लॉ फर्म की, मेरा नाम है लिन वॉन और ये सब मेरे कलीग्स हैं। वो लड़की अपने ब्रीफकेस को खोलती है और उसमें से डॉक्यूमेंट्स निकालती है। वो डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो वैंग डाफो को दे दिए जाते हैं। जितने भी मेंबर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन टीम के वो एक एक करके डॉक्यूमेंट देते हैं। उसके बाद वो जो लेडी होती है वो कहती है, मिस्टर वैंग डाफो, ये जो डॉक्यूमेंट है वो काफी डिटेल्ड है। जितने भी काम आपने किए हैं जैसे कि फंड की छेड़खानी करना या किसी गरीब इंसान पे टारगेट करना, दूसरों को मारना, बुली करना, जितने भी काम आपने बचपन से लेकर अब तक किए हैं उन सभी चीज का यहाँ पे प्रमाण है। जितने पैसा का घोटाला आपने किया है उसे मिला के होते हैं 12.47 मिलियन युआन और 5 साल में आपने ये किया है। काफी जल्दी आप घूसखोर बन चुके हैं। और हाँ, हर एक बैंक ट्रांसफर के रिकॉर्ड साथ ही जितने भी गवाही है उन सभी को विटनेस कर लिया जाए तो तभी वैंग डाफो का जो चेहरा था वो एकदम पीला पड़ गया। लिन वॉन वहीं पे नहीं रुकी, फाइल निकाली और सीधा जो गोल्डन चश्मा पहना होता है उस बंदे के पास चली गई। वो फाइल उसके हाथों में दे दी और कही, सर डायरेक्टर जहां, आपका नाम यही है ना? ये रहा एविडेंस जो भी आपने घूस का है मल्टीपल रियल एस्टेट डेवलपर से, वो सब का यहाँ पे प्रूफ रहा। आपने बहुत को हिंट दिया, धमकी दी, साथ ही अलग अलग तरीके से गलत काम किए, उन सभी का प्रूफ यहाँ पे है। ये सब गलत काम करके आपने बहुत लोगों की प्रॉपर्टी ले ली है जो कि आपको नहीं लेना चाहिए था। हर आदमी के सामने आपने सेम ही बहाना बनाया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या लॉ के बारे में। लेकिन क्या आपको लॉ के बारे में पता है? अगर मैं इन सभी प्रूफ को कोर्ट में दे दूंगी तो आपको कितने साल का जेल होगा। वो हाँ, बाय द वे, जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी थी ओवरसीज में अपने बेटे के लिए उसका भी प्रूफ उसमें है। और क्या आप मुझे बताना चाहेंगे उसका जो फंड था वो कहाँ से आया? क्योंकि वो फंड भी मुझे सही नहीं लग रहा है। तभी जो बंदा होता है गोल्डन ग्लास वाला वो चौंकते हुए सभी पेपर्स को नीचे गिरा देता है। होता है वो कांपना स्टार्ट हो जाता है। वो काफी डर गया होता है। तभी जो लीगल एडवाइजर होती है वो कहती है, और बाकी जितने लोग हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं वो उन सभी की ओर नजर फेरती है और कहती है, जितने भी इन्वेस्टिगेशन टीम यहाँ पे आई हुई है वो सब इन्वॉल्व है गलत काम करने के लिए। वो होप विलेज के जितने भी प्रॉपर्टी है उसे सस्ते में बेच रहे थे, लेकिन अब तुम पकड़े गए हो और तुम्हें भी अब जेल हो सकती है। मेरे पास इसका भी प्रूफ है। ये जो प्लानिंग चल रहा है वो एकदम अच्छा चल रहा है और ये रही मीटिंग की रिकॉर्डिंग, तुम लोग ये सुन सकते हो। हम लोगों के पास एक कंप्लीट बैकअप है जो
जो पूरा का पूरा माहौल है वो एक बार में ही साइलेंट हो गया। सब कुछ अब मेरे पक्ष में आ चुका है, जैसे कि अब मैं इस गेम को जीतने वाला हूँ। वैंग डेफू और जितने भी लोग यहाँ पे आए होते हैं वो सभी उस पेपर्स को देख रहे होते हैं। वो उन सब का डेथ सर्टिफिकेट होता है। जितने भी गलत काम उन्होंने किए हैं वो सब उसमें लिखे होते हैं। जितने भी लोग डॉक्यूमेंट्स को देख रहे होते हैं उन सभी के चेहरे पीले पड़ रहे होते हैं। वो घूरते हुए डॉक्यूमेंट को देख रहे होते हैं। उस पे लिखा हुआ ब्लैक एंड व्हाइट का जितना भी वर्ड होता है वो सब उनका डेथ वारंट होता है। वो सब काफी घबरा गए होते हैं। अब तभी जो लीगल एडवाइजर होती है वो कहती है तो चलो अब बात करते हैं एक्विजिशन की, किसके पास कौन सी प्रॉपर्टी जाएगी। लिन वन अपने ब्रीफकेस से आखिरी डॉक्यूमेंट बाहर निकालती है और आराम से वैंग डफो के हाथों में दे देती है। वो कहती है ये रहा होप विलेज का ट्रांसफर एग्रीमेंट, वो भी 0 प्राइस पर। जितना भी एसेट है वो जहांग मिंग को चला जाएगा। उसके बाद जो लीगल एडवाइजर होती है वो अपने ग्लासेस को ठीक करती है। वो कहती है तुम लोगों ने एक सीरियस वायलेशन किया है कानून का। मिस्टर जहांग ने डिसाइड किया है कि तुम लोग को वह एक और मौका देंगे, इस कारण इस पे साइन करो। अगर तुम लोग इस पे साइन कर दोगे तो हम लोग जितना भी प्रूफ है, जितना भी एविडेंस है वो सब जमा नहीं करेंगे कोर्ट में और तुम लोग बच सकते हो। तुम्हारे पास एक और मौका रहेगा लाइफ को जीने का और यहाँ से यानी कि होप विलेज से तुम इज्जत से जा सकते हो। तुम्हें कोई भी कुछ भी नहीं करने वाला है। घर जाके ट्रैक्टर उठाना और आराम से अपने फार्म में खेती करना स्टार्ट कर देना। उसकी वॉइस ज्यादा लाउड नहीं थी लेकिन उसका जितना भी शब्द होता है वो वैंग डफो के दिल पे जाके लगता है। उसे काफी चोट लग रही होती है और वो काफी बेइज्जत महसूस कर रहा होता है। इतना ज्यादा बेइज्जत उसने कभी जीवन में महसूस नहीं किया होता है। तभी जो लीगल एडवाइजर होती है वो कहती है ऑफ कोर्स तुम लोग इस पे साइन नहीं कर सकते हो। उसके बाद जो लिन वन का स्माइल होता है वो काफी कोल्ड हो जाता है। वो कहती है हमारी लॉ कंपनी है उसमें कभी भी ऐसा क्रिमिनल लिटिगेशन डिपार्टमेंट आया ही नहीं है। अगर उन सबको इसके बारे में पता चल जाएगा यानी कि इस इंटरेस्टिंग केस के बारे में तो वो सब बहुत ज्यादा ही खुश होंगे। काफी लंबे समय से इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग केस कभी उनके पास आया ही नहीं है। उन सबके पास मौका है एक मेयर को जेल भेजाने का। अगर हमारी जो लॉ कंपनी है वो इस केस को अपने हाथ में रख लेती है तो तुम सबको उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी, नहीं तो उससे भी ज्यादा बदतर चीज है। और वो सब काफी खुश होंगे। इस बात को सुनकर जो वैंग डेफू का पैर होता है वो कांपना स्टार्ट हो जाता है। उसके पसीने छूट रहे होते हैं। जो पसीना होता है वो शर्ट सोख रहा होता है। फिर वह डॉक्यूमेंट पे रखे हुए एक वर्ड को देखता है सिमेट्री। उसके बाद उसे बहुत ज्यादा ही बेइज्जत महसूस होता है। वो पेन को उठाता है और सीधा ही साइन कर देता है अपने नाम के जस्ट ऊपर ही। जैसे ही वैंग डफो उस डॉक्यूमेंट को साइन करता है वैसे ही धीरे धीरे करके जितने भी लोग होते हैं वो सब आगे बढ़ते हैं और उस डॉक्यूमेंट पे अपने नाम के ऊपर साइन करना स्टार्ट कर देते हैं। उन सब की बॉडी ऐसे लग रही होती है जैसे कि वो सब जॉम्बीज हो। और डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद वो बिना पीछे मुड़े हुए स्पीड से भागते हैं अपने गाड़ी की ओर और सीधा गाड़ी को स्टार्ट करके यहाँ से निकल पड़ते हैं इस वैली से दूर। तभी सिस्टम सामने आता है। पोस्ट डिटेक्ट कर लिया गया है फुल कंट्रोल ओवर होप विलेज। आपने होप विलेज पे पूरा कब्जा कर लिया है। जो विलेज का ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो चुका है और ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। जो रेपुटेशन है और स्टार इंडेक्स है वो भी काफी बढ़ चुका है आपका। पोस्ट कांग्रेचुलेशंस, सिस्टम शॉप बेसिक परमिशन अनलॉक कर दिया गया है। अब आप सिस्टम के शॉप से कुछ भी खरीद सकते हैं। मैंने उन गाड़ियों को जाते हुए देखा जो कि माउंटेन के रोड से जा रही थी। मेरे अंदर अब कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। मैंने लाउड स्पीकर को पकड़ा और गाँव वालों की ओर देखते हुए स्टेज पे चढ़ गया। स्टेज पे चढ़ने के बाद मैंने कहा जितने भी परेशानी खड़ी करने वाले थे वो सब लोग यहाँ से अब चले गए हैं। अब हम लोग आराम से रह सकते हैं। फिर मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया। मेरी जो आवाज थी वो लाउड स्पीकर की मदद से पूरे के पूरे वैली में गूंज रही थी। अब मैं अनाउंस करने वाला हूँ इंटरनल पर्सनल अपॉइंटमेंट होप ग्रुप के लिए। तो सभी लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जितने भी करंट विलेज ऑफिशियल है उनकी सैलरी को डबल कर दिया जाएगा कल से। और हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, यानी कि जो लोग अच्छे से काम करेंगे उन्हें रिवॉर्ड दिया जाएगा और जो लोग खराब से काम करेंगे उन्हें निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे ज्यादा गलती नहीं करनी होगी। आप लोग समझ रहे होंगे मेरे बातों को। जो भी आदमी फ्री में बैठा रहेगा उसे ग्रुप में नहीं आने दिया जाएगा। इस कारण आप सभी को मिलकर काम करना है। जितना ज्यादा आप लोग काम करेंगे उतना ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। जितने भी विलेज ऑफिसर थे वो थोड़ी देर के लिए चौंक गए और उसके बाद उन सब में खुशी की लहर दौड़ पड़ी क्योंकि अब उनका जो सैलरी है वो डबल होने वाला है। मैंने उन सभी की ओर देखा और आखिरकार कहा सभी लोग ध्यान दीजिए, आज से जो होप विलेज है उस पर मैं रूल करने वाला हूँ। मैं यहाँ का रूलर बन चुका हूँ। आप सभी को मेरी बात माननी पड़ेगी। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। पहला सूरज निकल रहा होता है जिस दिन से एमसी उस गांव पे राज करेगा। जो हमिंग साउंड था उसे अब रिप्लेस कर दिया गया है कुत्तों की आवाज से और मशीन की आवाज से। अब हर जगह गांव में मशीन की आवाज आ रही होती है। जितने भी गांव वाले थे वो सब नींद से उठ गए। वो जो आवाज उन सभी को आ रही थी वो थी वाटर पंप की। जो वाटर पंप है वो अब स्टार्ट होने वाला है और ये जो आवाज है वो है आशा की आवाज। जितने भी इंजीनियरिंग टीम थे वाटर यूटिलिटी कंपनी के उन सब के अंदर अलग ही जोश भरा हुआ था क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा पैसे दिए गए थे। साथ ही एक मिलिट्री ग्रेड का
का मोटिवेशन, उनके अंदर मोटिवेशन की थोड़ी भी कमी नहीं थी। इसी कारण वो जो स्टील वॉरियर थे उनके अंदर एड्रेनलिन भरा पड़ा था और उन्होंने पूरी रात जग के काम किया। वो सब थोड़ा भी सोए नहीं थे और बस 24 घंटे के अंदर अंदर पूरे गांव के अंदर एक स्मॉल स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर हिस्ट्री क्रिएट हो गया, एक जादू की तरह। ब्रांड न्यू पाइपलाइन हर एक घर पे, जितने भी गांव में घर है उन सभी के घर पे एक पाइपलाइन लग गया और उन सबके घर के सामने एक नल जहाँ से पानी आ सकता है, एक साफ पानी। मैं विलेज कमेटी प्लाजा के जस्ट सामने ही खड़ा था और मेरे पीछे एक मशीन था जिससे मैं पूरे गाँव के पानी को ऑन कर सकता हूँ। वो जो मशीन था वो काफी चमक रहा था। जितने भी गाँव वाले थे वो सब वहाँ पे प्रेजेंट हो गए। उन सब का पेट थोड़ा सा झुका हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने पूरा जीवन पानी पहाड़ से लाया था और इतने दूर से पानी लाने के कारण उनका जो पेट था वो मुड़ गया था। बच्चे वो मुझे देख रहे थे और औरतें जिनके आंखों पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता था, वो बस ऐसे ही टकटकी लगा के घूरते थे, वो भी अब मुझे देख रहे थे एक होप की तरह। उन सब की जो मुट्ठी थी वो कस के बंद हो रही थी जैसे कि अब कुछ जादू होने वाला है। थोड़ी देर में ही उन्होंने गलती से एक सेमी सर्कल बना लिया था मेरे चारों ओर और मैं एकदम सेंटर में था। साथ ही मेरे पास वो मशीन भी थी। हवा में थोड़ी भी भगदड़ नहीं थी। वो सब काफी तेजी से सांस ले रहे थे और काफी एक्साइटेड लग रहे थे। वो बस मुझे देख रहे थे और उस मशीन को देख रहे थे। उनकी आंखों में थोड़ा सा नर्वसनेस भी था। क्या उनका जो सपना है वो सही होने वाला है या ये एक बस सपना है जो कि थोड़ी देर में टूट जाएगा। वो सब टकटकी लगा के उस मशीन को देख रहे थे। मैंने कोई फालतू का स्पीच नहीं दिया, सीधा उस मशीन के पास गया और थोड़ी सी ताकत लगाने के बाद मैंने उस मशीन को थोड़ा सा मोड़ दिया, यानी कि ओपन कर दिया। जैसे ही मैंने उसे ऑन किया था वैसे ही एक क्लिक का साउंड उसमें से निकला और उतने शांति के माहौल में मुझे वो आवाज काफी तेज सुनाई दिया। अब वो मशीन एक्टिवेट हो चुका था। मैं वेट किया 1 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। भीड़ में जितने भी लोग थे वो सब बातचीत करना स्टार्ट कर दिए। उन्हें अब लगने लगा कि ये सही में एक सपना था, उन्हें धोखा दिया गया है। उन सभी के बीच में भगदड़ मचनी स्टार्ट हो गई। लेकिन तभी मेरे बगल में जो घर था उसमें से पानी निकलने की आवाज आने लगी, एक काफी बड़ा शोर जिससे लग रहा था कि पानी अब नीचे गिर रहा है। उस शोर को सुनकर जितने भी लोग थे वो सब खुश होना स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे करके एक एक घर में पानी जाना स्टार्ट हो गया। एक घर, दूसरा घर, तीसरा घर, सभी घर से आवाजें आनी स्टार्ट हो गई। जितने भी लोग घर में बैठे थे वो सब बाहर निकले और काफी खुश थे। वो सब बोलना स्टार्ट किए, हम लोग के पास पानी है, हे भगवान हम लोगों के पास पानी है। अब कोई रोशनी का किरण आ चुका है। विलेज कमेटी के सामने ही एक नल को इंस्टॉल किया गया था, उसमें से पानी गिर रहा था। वो पानी काफी साफ था और ना ही उसमें से कोई बदबू दे रही थी। सभी लोग उस पानी की ओर देख रहे थे। वो पानी ग्राउंड से लाया गया था। तभी एक बूढ़ी औरत जो कि अपने पूरे जीवन भर पानी को स्प्रिंग माउंटेन से ढो के लाती थी वो वहाँ पे आती है। पानी ढोने के कारण उनका जो पेट था वो काफी मुड़ गया था। वो नल के पास जाती है, उसे घुमाकर खोलती है और अपने दोनों हाथों को इकट्ठा करके उस नल में जो पानी आ रहा होता है उसे पीती है। उस पानी को पीने के बाद वो कहती है, मीठा, ये काफी मीठा है। उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहती है, इसमें नमक का स्वाद नहीं है और ना ही कोई मिट्टी का स्वाद है, साथ ही इसमें कोई बदबू भी नहीं है। आखिरकार वो जो 2 लाइनें थी उससे वो पूरी टूट गई। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर स्प्रिंग माउंटेन से पानी लाया था, उन्होंने काफी मेहनत किया था। फिर वो कहती है, हमारे लिए साफ पानी है, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी साफ पानी नहीं पिया था, आखिरकार मुझे मौका मिल ही गया। जैसा ही सभी लोग उन्हें रोते हुए देखते हैं वैसे ही वो जो गाँव वाले होते हैं उन सभी का दिल थोड़ा सा डोल जाता है। एक मिडिल एज वाला बंदा वो भी अपने कंट्रोल को खो देता है। वो अपने घुटनों में बैठता है और रोना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है, पानी, आखिरकार पानी आ चुका है, चलो अब हमें घर पे चलना चाहिए, हमारे घर पर भी पानी होगा, हे भगवान। इतना सुनते ही जितने भी गांव वाले होते हैं वो सब अपने घर की ओर तेजी से भागना स्टार्ट कर देते हैं पागलों की तरह। उन सभी के हाथों में बाल्टी होती है। वो जल्दी से नल को खोलते हैं और पानी भरना स्टार्ट करते हैं। एक बूढ़ी औरत नल को खोलती है। वो कहती है, हाँ ये जो पानी है वो काफी साफ है। पूरा का पूरा गाँव एक्साइटमेंट से भर गया था। मर्द जोर से हंसने लगे और जो औरतें थी वो रोना स्टार्ट कर दी। ये आंसू खुशी के आंसू थे। जितने भी बच्चे थे वो सब अपने जूते को खोलते हैं और पानी में खेलना स्टार्ट कर देते हैं। वो पानी एकदम साफ था। उस पानी से न उन्हें कोई बीमारी होने वाली थी और ना ही कोई बदबू आने वाला था। वो सब काफी इंजॉय कर रहे थे। पूरा का पूरा जो गांव था वो हैप्पीनेस से भर चुका था। एक ऐसा जादू जो उन्होंने कभी भी इमेजिन तक नहीं किया था। उन सभी को देखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि जीना कैसा महसूस करता है। मैंने 20 साल तक फाइनेंशियल मार्केट को चेज किया था। वो जो कैंडल स्टिक का चार्ट था, वो जो प्रॉफिट था, लॉस था, वो सब बस नाम का सक्सेस था। आज मेरे सामने जो मूवमेंट हुआ था वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उससे मुझे महसूस हुआ कि जीना किसे कहते हैं। मुझे इसी के लिए जीना है। अभी मेरे आंखों के सामने मुझे बस सिस्टम स्क्रीन दिख रहा है और मैं उसे देख पा रहा हूँ। सिस्टम कहता है, होस्ट, विलेजर का जो हैप्पीनेस है वो काफी बढ़ चुका है, साथ ही उनका जो सेंस ऑफ बिलोंगिंग है उसे भी डिटेक्ट कर लिया गया है और जो फेम इंडेक्स है वो काफी क्रिटिकल लेवल पे पहुंच चुका है। आप जल्दी से उस लेवल को पार करने वाले हैं और आपने ड्रिंक फ्रॉम द सोर्स माइलस्टोन को अचीव कर लिया है और अचीवमेंट रिवॉर्ड के तौर पे आपको मेरिट रिबेट मिलता है। अब से आप जितने भी पैसे खर्च करेंगे गांव वालों पे उसका 150 गुना आपके अकाउंट में चला जाएगा। एमसी कहता है 150 गुना, हाँ ये इतना भी बुरा नहीं है, अगली बार से मैं और भी ज्यादा पैसे बर्बाद करूंगा। सिस्टम कहता है, होस्ट 5 मिलियन युआन को आप बर्बाद कीजिए गांव वालों के बेसिक लिविंग कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और आपके अकाउंट में 150 गुना अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया जाएगा। होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपके अकाउंट में अब 750 मिलियन युआन को डिपॉजिट कर दिया गया है। तभी मेरा जो फोन था वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होता है। मैं अपने बैंक अकाउंट को खोलता हूँ और स्क्रीन पे देखता हूँ एक बैंक का SMS आया होता है। मैं जो
करंट अकाउंट बैलेंस है वो है 1.054 बिलियन। मैं अपने फोन को स्वाइप करता हूँ और उस नंबर को 2 बार चेक करता हूँ और उसके बाद आराम से स्क्रीन को बंद कर देता हूँ। ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरा जो बजट है वो काफी बढ़ चुका है। अब मुझे रोड को अच्छे से बनाना होगा। मैं इसे सोच ही रहा था कि मैं रोड को बनाऊं, लेकिन अब मेरे पास काफी बजट आ चुका है। क्या मुझे वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगाना चाहिए या सोलर, मुझे वो भी सोचना पड़ेगा। वो इतना सोच ही रहा होता है तभी सिस्टम से मैसेज आता है, होस्ट कांग्रेचुलेशन, आपको एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है। एरिया वाटर रिसोर्स प्यूरिफिकेशन को डिप्लॉय कर दिया गया है। एमसी कहता है ओह मुझे दोबारा से एक रिवॉर्ड मिला है। मैं गेट की ओर जाता हूँ और नाले के पानी को देखता हूँ। वो पानी एकदम कचरे से भरा होता है। उसी जगह पे मैं पहली बार वहाँ पे अपेयर हुआ था और मैंने बच्चों को देखा था कि बच्चे पानी को इकट्ठा कर रहे थे। उस सरफेस पे ग्रीन अलगाई फ्लोट कर रहा है और वो काफी ज्यादा बैक्टीरिया से भरा हुआ है। इसमें अलग अलग बीमारी हो सकती थी और साथ ही बदबू भी आ रही थी। मैंने शांति से अपने मन में सोचा एक्टिवेट एरिया वाटर रिसोर्स प्यूरिफिकेशन। तभी पानी के अंदर कुछ अलग मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, जैसे कि बीचों बीच कुछ हो रहा हो। और जो भी अलगाई फ्लोट कर रहे थे पानी के ऊपर वो सब अचानक से ही गायब हो गए। वो पानी एकदम साफ हो गया। हालांकि ये अभी भी पीने लायक नहीं था, लेकिन कम से कम वो इतना ज्यादा डिस्गस्टिंग तो नहीं दिख रहा था। हम लोग इसे अलग अलग काम में यूज कर सकते हैं, जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन धोना। जो सिस्टम का रिवॉर्ड है वो काफी यूजफुल है। मैंने सोचा नहीं था इस सिस्टम का रिवॉर्ड इतना ज्यादा यूजफुल होगा। मैं अपने गाँव के इन्वायरमेंट को और भी ज्यादा अपग्रेड कर सकता हूँ। चलो दोबारा से शुरू करते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार जो पैसे खर्च हो वो पूरी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो। मैं इस होप विलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी तेजी से बदलने वाला हूँ।